प्रॉपर्टीज में आपने क्या करना है, अच्छा बड़ी मशहूर प्रॉपर्टीज है यार, ये टॉपिक आप लोग रियल नंबर्स के अंदर भी पढ़ोगे, ये टॉपिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी पढ़ोगे, ये टॉपिक ग्रुप्स के अंदर भी पढ़ोगे। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे कोई चीज सीख जाओ तो लाइफ आपकी बड़ी आसान हो जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हर जगह आपने पढ़नी है उसको आप कहते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। जल्दी से कोई बता सकता है क्या होती है ये प्रॉपर्टी? देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, रियल नंबर से अगर समझेंगे तो बात आसान आ जाएगी, फिर सेट के अंदर आ जाएंगे कि भाई देखो सेट, जब आप कैलकुलस या इन टॉपिक की बात करते हो ना, तो आपका जो यूनिवर्सल जो बड़ा सेट होता है वो रियल होता है। आप जब कोई रियल नंबर दो पिक करते हो ना, उनको आपस में, अब देखो ऑपरेशन बड़ा मैटर करता है, ये ऑपरेटर आपके जहन में फिक्स हो जाने चाहिए। कि ऑपरेटर्स क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेरिवेटिव, लिमिट, इंटीग्रल, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर के हिसाब से बात की जाती है। यहां पे किसी ऑपरेटर के रिस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, किसी के रिस्पेक्ट से नहीं होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अब यहां पे रियल नंबर के अंदर बात करो, फॉर एग्जांपल एडिशन के हिसाब से, तो कोई भी अगर आप दो नंबर्स को पिक करोगे, रियल नंबर्स को, और अगर आप उनको आपस में ऐड करोगे तो रिजल्ट में रियल नंबर ही आएगा। ऐसा तो नहीं कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट से रियल नंबर जो है वो क्लोज हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह का दो रियल नंबर्स को माइनस करोगे तो तब भी रिजल्ट में रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब रियल नंबर माइनस के हिसाब से भी क्लोज है। इसी तरह अगर आप सेट के अंदर आओगे तो सेट के अंदर आपके पास जो यूनिवर्सल सेट पूरा होता है, आप उसी में से सेट पिक करते हो। उसकी अच्छी लैंग्वेज क्या है कि आपने जो भी सेट देखे होंगे ना, ए बी, जो नॉर्मली एग्जांपल दे रहे होते हैं 1 2 3 2 3 1 4 5, ये कहां से आते हैं? ये आते हैं पावर सेट ऑफ यूनियन से, यूनिवर्सल से। क्या मतलब, एक यूनिवर्सल पूरा सेट है ना, उसके आप पावर सेट निकालो। यूनिवर्सल के पावर सेट निकालने का मतलब क्या होगा, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, इसका आपने पावर सेट बनाना है। पावर सेट क्या होता है कि सबसेट को आपने कलेक्ट करना है। तो एक सबसेट होगा इसका 1 2, एक सबसेट फॉर एग्जाम्पल 3 5 हो जाएगा, एक सबसेट फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल के पावर सेट आपने बना लिए। आप जो सेट पिक करते हो वो यहीं से पिक करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। बताना क्या चाह रहा हूं कि जो भी आप ए बी सी छोटे छोटे सेट पिक करते हो ना, वो पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल से पिक करते हो। यूनिवर्सल के जो सबसेट आपने निकाल लिए ना, उन्हीं में से आपको सेट पिक करते हो। आज तक जो भी आपने सेट पिक किया होगा वो यूनिवर्सल का सबसेट ही होगा, कोई इसे डिसएग्री कर नहीं सकता। यूनिवर्सल का कोई ना कोई सबसेट ही होगा जो आपने आज तक ए बी सी सारे पिक किए होंगे। ठीक है, तो यही बात बोली हुई है कि अगर आप यूनिवर्सल के पावर सेट में से कोई भी दो सेट पिक करते हो और उन दो सेट को आपस में यूनियन लेते हो, ठीक है, मैंने उन दो सेट का आपस में यूनियन ले लिया, या मैंने उन दो सेट का आपस में इंटरसेक्शन ले लिया, तो रिजल्ट में जो मेरे पास आता है वो भी सेट ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट में कोई नंबर आ जाएगा। तो रिजल्ट में जो सेट मुझे मिलेगा वो भी इसके अंदर ही मौजूद होगा, मतलब यूनिवर्सल का ही कोई सबसेट होगा ना। तो इसको आप कहते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, कि आपने दो सेट को पिक किया, उनका आपस में यूनियन लो या उनका आपस में इंटरसेक्शन लो, रिजल्ट में भी आपको सेट ही मिल रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, कुछ ऑपरेटर हैं जो कम्यूटेटिव होते हैं, हर ऑपरेटर कम्यूटेटिव नहीं होता। कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो, कि ऑर्डर चेंज कर लो तो फर्क ना पड़े। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी जो है ये बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है। लेकिन जो डिफरेंस है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए इसके बराबर नहीं होता। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव है। आप इस तरह करो इस तरह करो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां तक तो सब बता रहे होंगे ना, इसके आगे ये पॉइंट भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरा देख लो। खासतौर पर सिमेट्रिक डिफरेंस वाला पॉइंट आपको कम ही नजर आएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस भी कम्यूटेटिव होता है। फिर एक प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन एसोसिएटिव भी हर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। यूनियन इंटरसेक्शन काफी इजी है, वो तकरीबन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। एसोसिएटिव में तीन सेट आपको चाहिए होता है, ए बी सी। ऑपरेशन आपने लगा दिया यूनियन का, उसके बाद क्या करना होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट लगानी होती है। सबसे पहले यहां पे ब्रैकेट लगा लो, फिर आप ब्रैकेट ए और बी के ऊपर लगा लो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह समझो कि यार इसमें ब्रैकेट आपने चेंज करनी होती है। पहले आपने यहां पे ब्रैकेट लगाई इन दो पे, फिर आपने यहां पे लगाई। मतलब आप पहले बी और सी का यूनियन लो और फिर उसका ए से यूनियन लो। ये बात बराबर है कि पहले आप ए और बी का यूनियन लो और उसका यूनियन सी से लो, ये एक ही बात होगी। अच्छा, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे मैं बताने लगा हूं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें एक ही फर्क है, मेजर फर्क क्या है
कि एसोसिएटिव में ऑपरेशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव की लेफ्ट हैंड साइड इसी किस्म की होगी अभी, तो मैं बताऊंगा। तो फर्क क्या है, एसोसिएटिव में ऑपरेशन सेम ही रहता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में दो ऑपरेशन होते हैं, एक यूनियन हो गया, एक इंटरसेक्शन हो गया। तो ये फर्क है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव की लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तकरीबन सेम लगती है इनकी, लेकिन फर्क होता है इसमें सेम ही ऑपरेशन होते हैं और उसमें दो ऑपरेशन होते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा इंटरसेक्शन के साथ भी आप कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ऑपरेटर डिफरेंस नहीं होगा ऑब्वियसली। अच्छा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया था एसोसिएटिव नहीं होता, क्योंकि तीन सेट चाहिए ना, मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला था कि कुछ कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, कुछ कहते हैं करता है। शौक हो तो सर्च करना ये कुछ कुछ का क्या मतलब है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो खैर ये वाली प्रॉपर्टी आपने देख ली, और क्या है, अच्छा एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती है, अब उसको जरा देख लेते हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अगेन ऑपरेशन के हिसाब से आपने बताना होता है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव या मल्टीप्लीकेशन सब होता है। तो रियल नंबर में जरा समझते हैं आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर जो आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करो उसको फर्क ना पड़े, मतलब जीरो आप 2 के अंदर ऐड करो, आप 3 के अंदर ऐड करो, आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करोगे उस नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज अपनी जगह पे आएगा। तो जीरो को आप आइडेंटिटी कहते हो। इसी चीज को आप सेट के अंदर ले आओ कि यूनियन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या है, तो बता सकता है? नल सेट। नल सेट। एक्सीलेंट, नल सेट। क्या आप किसी भी सेट का यूनियन ले लो नल सेट से, उस सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यूनियन के हिसाब से आइडेंटिटी क्या है, नल सेट। और इंटरसेक्शन के हिसाब से क्या होगी? अभी भी यूनियन सेट ही। नहीं ओ भाई, इंटरसेक्शन के साथ लोगे तो रिजल्ट में ही आ जाएगा ना, वो सॉरी, हाँ ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ए से स्टार्ट किया तो ए आना चाहिए, ये आइडेंटिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा बुक में एक फर्स्ट ईयर में ना, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ऐसा लिखा हुआ है, इस वजह से तुक नहीं बनती इसकी, पेज नंबर पुरानी बुक में पेज नंबर 10 पे आइडेंटिटी के अंदर ही, सॉरी पेज नंबर 11 पे उन्होंने ये वाला भी डिस्कस किया हुआ है, ये वाला। हालांकि कहीं से भी आइडेंटिटी के अंदर डिस्कस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी का मकसद ही क्या होता है, वो चेंज ना करे उसको बस, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव हो। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, असल चीज ये होती है। उन्होंने इसको इसके अंदर आइडेंटिटी के अंदर डाल दिया, जो कि गलत है। इसका एक और नाम है, मैं बताऊंगा आगे। खैर, तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आपने आइडेंटिटी देख ली, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपने देख ली कि जब आप ए का यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन निकालोगे तो रिजल्ट में हमेशा ए आएगा, क्योंकि ये सबसेट है ना, तो इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। सर उन्होंने नल सेट के हिसाब से किया होगा आइडेंटिटी में। नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंटिटी एक रहती है, रियल नंबर के अंदर एक आइडेंटिटी है, चेंज नहीं होगी। तो अगर तुम ये बोलोगे कि भाई आइडेंटिटी के हिसाब से है, तो उसका मतलब तुम्हें फिर ए को आइडेंटिटी मानना पड़ेगा। ए को आइडेंटिटी कैसे मानोगे? तो हर सेट का अगर इंटरसेक्शन ए से निकालोगे तो वो होगा, सेंस नहीं मानेगी उस बात की। आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए, ये मेन बात है, ये नहीं कि आइडेंटिटी चेंज होती रहे। अच्छा, आइडेंटिटी होगी, अब बस एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें बुक में काफी एग्जांपल्स हैं, तो बुक में ही देख लो, ज्यादा बेहतर है। पेज नंबर 9 है, फर्स्ट ईयर की बुक है। ये इतनी बुरी बुक नहीं है जितनी इसकी बेइज्जती की जाती है, मैं भी बड़ी बेइज्जती करता हूँ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है, अगर सही पढ़ने लगो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैं 9 पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये बहुत ज्यादा है, इसलिए लिस्ट बना के पूरा लिखना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज में पूछ भी जाती हैं, इवन लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, राइट हैंड साइड आपसे पूछ रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो ऑपरेटर आपको इसमें चाहिए। अभी तक जो भी आपने प्रॉपर्टी देखी है, दो ऑपरेटर की नजर नहीं आया आपको, सेम किस्म के ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आते हैं, एक ऑपरेटर दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरसेक्शन को, देसी लैंग्वेज में आप इस तरह समझ लो, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या मतलब कि बाहर होगा यूनियन और अंदर होगा इंटरसेक्शन। अब देखो कितना माइन्यूट सा फर्क है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में, देखने में सेम लगते हैं ना, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, मुझे होती थी, सिंपल सी बात है। तो बाद में पता चला एसोसिएटिव में दो अलग ऑपरेशन होते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव में, और एसोसिएटिव में एक ही होता है, इस तरह याद रख सकते हो आप। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से आप लिखोगे।
ये वही आप लोग बचपन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए आ रहे हो, बस कभी गौर नहीं किया। ये जो बचपन से आप काम करते थे, ये क्या करते थे, बड़ा आसान था सबके लिए, भाई 2 को x से करो, 2 को y से करो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। आप क्या करते थे, आप 2 को मल्टीप्लाई करते थे x से, दरमियान में ऐड करते थे, 2 को मल्टीप्लाई करते थे y से। हर बच्चे ने किया, इसके बगैर तो आपकी अलजबरा पूरी नहीं हुई होगी। तो ये तो हम काम करते थे। क्या आपने प्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या आप ये कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खैर कहने में क्या जा रहा है। तो वही चीज आपने यहाँ पे कहनी है कि यहाँ पे जो दरमियान में ऑपरेशन है ना, वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा। ए का यूनियन लोगे बी से, ए का यूनियन लोगे सी से, ये पूछिए आज। तो इसको आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, ये भी दो होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। मतलब ए जो है ये अभी लेफ्ट के ऊपर है, आप राइट के ऊपर भी ला सकते हो इसको इस तरीके से, ठीक है। तो अब फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। सर क्योंकि कम्यूटेटिव है ना इसलिए। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए क्योंकि कम्यूटेटिव है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है, ए यूनियन सी यूनियन ए एक ही बात है। बस मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो दरमियान में ऑपरेटर है वो यहाँ पे आएगा, बाकी जो बाहर ऑपरेटर है वो इन दोनों के साथ आ रहा होगा। इस तरह आपको आसानी से याद हो जाएगी। अभी लेफ्ट और राइट में हर केस में नहीं बताऊंगा, जहां पे थोड़ा डिफरेंट बात होगी वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। फिर आप यहां पे पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अब क्या होगा, अब इंटरसेक्शन बाहर होगा और यूनियन अंदर होगा। तो दरमियान में आपने लिखना है यूनियन, यहां पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे आएगा ए इंटरसेक्शन सी। दो हो गई। अब जरा तीसरी पे आ जाओ। तीसरी कौन सी है, कार्टेशियन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ओवर यूनियन। अब कार्टेशियन बाहर होगा। अच्छा देखो, अपनी तरफ से नहीं आप कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को भी। खैर ये प्रॉपर्टी होती है कार्टेशियन ओवर यूनियन। तो अब देखो इसमें लेफ्ट और राइट में फर्क है, क्यों, कार्टेशियन आ गया। कार्टेशियन कम्यूटेटिव नहीं होता। आप ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखो या बी यूनियन सी क्रॉस ए लिखो, फर्क होगा इसमें, लेकिन इन दोनों में फर्क होगा। मतलब अगर आप एक एग्जांपल पिक करो ना, ए बी सी तीन सेट आपने पिक किए, आपको लेफ्ट और राइट यहां पे बराबर मिलेगी, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इवन आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तब भी आपको आंसर जो है, मतलब प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई होते हुए नजर आएगी। फर्क क्या होगा, लेफ्ट और राइट यहां पे भी बराबर होगी, ये लेफ्ट पे है और ये राइट पे है, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। फर्क ये होगा कि यहां पे जो आपने चीज मालूम की होगी ना, और यहां पे जो मालूम की होगी, ये आपस में दोनों अलग होंगे। ये तो आपस में बराबर होंगे, इसी तरह ये भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन आपस में दोनों चीजें अलग अलग होंगी, जो कि यहां पे नहीं होता था। ये वाली चीज और ये वाली चीज यहां पे बराबर होती थी क्योंकि यूनियन कम्यूटेटिव है, ठीक है, लेकिन कार्टेशियन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट तो आपको बराबर मिल रही होगी। ये बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट कार्टेशियन ओवर यूनियन मैंने बता दी। अच्छा देखो, क्या मैंने पॉइंट बताया कि आप रैंडमली अपनी तरफ से नहीं कर सकते कि भाई अगर कार्टेशियन ओवर यूनियन है तो यूनियन ओवर कार्टेशियन भी होनी चाहिए, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। इसके मैं एग्जांपल देता हूं। ये चीज तो आपने देखी होगी हमेशा, क्या आपने कभी ये चीज देखी है? मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। कभी आपने देखा नहीं होगा, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। कभी आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया? आपने हमेशा इसको ऐसे सॉल्व किया कि 4 3 12, 12 प्लस 2 14। कभी आपने इस तरह सॉल्व किया है कि भाई 2 को 4 में ऐड करो 8 आएगा, 2 को 3 में ऐड करो 5 आएगा, 8 5 40? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी लगाई जो है ही नहीं, जो सेटिस्फाई नहीं होती। आपने एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन कर दी है, नहीं हो सकती वो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो सकती है। तो अपनी तरफ से ये नहीं कि फारिग वक्त है आप अपनी तरफ से बनाने लग जाओ कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव अब तो मैं बनाता है, तो अपनी तरफ से हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो आपको वही लिखवाई जा रही है जो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये आप लोग खुद कर लेना क्योंकि सेम ही चीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन, ऑफ कार्टेशियन ओवर इंटरसेक्शन सेम यही रहेगी, बस जहां जहां पे यूनियन आ रहा है वहां पे इंटरसेक्शन लगा दो, सेम प्रॉपर्टी है पूरी। 3 4 और रहेगी। सर ये इसलिए भी है ना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लीकेशन किसकी बात कर रहे हो?
मतलब ए टाइम्स बी और बी टाइम्स ए आपस में इक्वल नहीं है ना, इस वजह से भी ये हो रहा है ना। ये बात कर रहे हो? नहीं, आपने जो दोनों लिखे हैं, दोनों जो लाइन से लिखे हैं आपने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिखी ना, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर यूनियन में, वो ये हाँ दोनों हाँ आपस में इसलिए भी इक्वल नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है ना। हाँ हाँ, वही बात है ना कि ए क्रॉस बी यूनियन सी और बी क्रॉस सी यूनियन ए, ये दोनों अलग है ना, ऑर्डर का फर्क है इनमें, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। बाहर ऑपरेटर कौन सा, कार्टेशियन की बात की जा रही है ना, इसको तो आप एक सेट कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम दे देता हूं डी का, तो क्या बनेगा, ए क्रॉस डी और ये बनेगा डी क्रॉस ए। पॉसिबल ही नहीं है, मैंने यहीं पे लिखवाया था कार्टेशियन जो है वो कम्यूटेटिव ही नहीं होता, तो तभी ये दोनों आपस में अलग होंगे। वैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी लेकिन आपस में अलग होंगे। अच्छा जी, और कौन सा लिखा हुआ है? चौथी तो ये होगी जो आपको उधर बताई हुई है। पांचवी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ कार्टेशियन ओवर। अच्छा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, बस आपको नाम याद होना चाहिए। बिलफर्ज अगर ये चीज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसको आप क्या बोलते हो। इसको आप जो बाहर ऑपरेटर होता है वो पहले लिखते हो, ओवर जो अंदर ऑपरेटर है, तो नाम आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू से पूछ सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, या अगर आपको इस तरह बोले तो आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए, इस तरह कर लो, रट्टा ना मारो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है ना। ये चीज आ जाए तो आप आसानी से ऑप्शन ढूंढ सकते हो, और अगर ये चीज आ जाए तो आसानी से आप ये बता सकते हो। तो घबराओ नहीं कि यार इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद कैसे करेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। जैसे कार्टेशियन ओवर सब्ट्रैक्शन है, सब बता सकते हैं भाई, क्रॉस बाहर में आएगा और जो माइनस है वो अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। मुझे इस चीज में कंफ्यूजन होती थी कि यार यहाँ पे दरमियान में क्या आएगा, क्योंकि किसी वाले केस में तो काफी आसान लगता है दिखने में, लेकिन कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार दरमियान में मैं क्रॉस लिखूं या दरमियान में मैं डिफरेंस लिखूं। तो मैंने बड़ा आसान इसका ट्रिक याद रखी थी कि भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना दरमियान में, वो इधर भी दरमियान में आएगा, और जो बाहर लिखा हुआ है वो बार बार दो दफा आ रहा होगा। इस तरह भी याद कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये लेफ्ट पे है ना, अगर आप राइट पे लाओगे तो वही मसला होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव नहीं होता, तो जो यहाँ मसला बताया था वही यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, ये इन्होंने बुक में लिखवाई हुई है, ये इतनी बुक में प्रॉपर्टीज लिखी है। एक और भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो मुझे पता है, वो मैं बता देता हूं क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ओवर इंटरसेक्शन, या ओवर यूनियन भी आप कर सकते हो। क्या होगी? ए माइनस, अच्छा इस चीज को ध्यान में रखना, इस तरह लिख देता हूं मैं, पहले मैं इस तरह लिख देता हूं फिर मैं दूसरी तरह लिख दूंगा कि डिफरेंस ओवर यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। लेकिन ये प्रॉपर्टी गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ओवर यूनियन जो है ना, ये लेफ्ट पे ठीक नहीं रहेगी। अगर आपका ए लेफ्ट पे है ना तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, अगर आप ए अपना राइट पे लाओगे तब ये सेटिस्फाई होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना है, ये सेटिस्फाई हो रही होगी लेकिन ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस ओवर यूनियन में ए अगर राइट पे आया हुआ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात कर रहा हूं मैं कि राइट पे अगर हो तो ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। अगर आपने इसमें सेटिस्फाई करवाना है ना तो एक चेंजिंग कर दो इसके अंदर कि यूनियन की जगह यहां पे इंटरसेक्शन लगा दो, लेकिन फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का तो मतलब होता है कि ऑपरेशन सेम ही रखने ना आपने, तो ऑपरेशन आपने डिफरेंट कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। लेकिन अभी ठीक होंगे, ये लेफ्ट और राइट यहाँ पे बराबर होगी, लेकिन इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं कहोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ माइनस ओवर यूनियन ये वाली होगी। ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस ओवर इंटरसेक्शन, अगेन वही बात, लेफ्ट पे नहीं कर सकते, राइट पे ही आप लाओगे, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, तो क्या प्रॉपर्टी होगी, बी इंटर, सॉरी देखो अगेन वही मुझे मसला है कि कौन सा दरमियान में लिखना है, कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए, ये यहां पे ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट पे ले आए तो मसला हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर आपने बराबर करना है तो ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगेन ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। वैसे आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है आपस में। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है ना, इनको आप बोलते हो डी मॉर्गन लॉज। ये तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को ही पता होगा, दो हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज में प्रूफ करने को तो खैर आपको नहीं देंगे, पूछेंगे कि स्टेटमेंट होती क्या है। तो दो हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे यूनियन तो यहां पे इंटरसेक्शन।
फिर है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। अच्छा, नाम इनका सिंध बोर्ड में तो नहीं लिखा हुआ, पंजाब बोर्ड में या वैसे आपको उनके मिल जाएंगे। सिंध बोर्ड में बस डिस्कस इनको किया हुआ है, तो चांसेस यही हैं कि नाम से नहीं पूछेंगे। हाँ, वैसे लेफ्ट हैंड साइड पूछेंगे और बताएंगे राइट हैंड साइड क्या, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होते हैं, दो हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दो ही है ना। हाँ, ए यूनियन नहीं सॉरी, दो सेट आपने लेने हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बराबर होगा ए के। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये भी बराबर होगा ए के। अच्छा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिलफर्ज अगर एग्जाम में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है तो आप खुद लॉजिकल लेके चलो। क्या आपने लेके चलना है कि बिलफर्ज ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है सिंपल ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अगर वो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी ए के अंदर मौजूद होंगे, भाई ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, तो वो तो ऑलरेडी ए के अंदर मौजूद होंगे। इसका मतलब जब आप ए यूनियन लोगे इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए को, क्योंकि वही एलिमेंट जो ऑलरेडी ए के अंदर मौजूद है वो इंटरसेक्शन बी के अंदर है, तो ए जो है वो एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। मैंने बताया था यूनियन के अंदर तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जो या तो ए के अंदर होते हैं सिर्फ, या वो सिर्फ बी के अंदर होते हैं, या वो कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो ये तीनों किस्म के एलिमेंट जो है वो ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे ए से ना, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ए के एलिमेंट से मिल रहे होंगे, पूरा ए जो है वो आपको मिल रहा होगा जब आप इसका और इसका इंटरसेक्शन ले रहे होगे। तो ये दो चीजें हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पूछ सकते हैं एग्जाम में। सेट के एग्जाम एमसीक्यूज में काफी चीजें पूछी जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं, ऑप्शन में 3-4 आपको दे देंगे, किसी में ए लिखा होगा, किसी में ए इंटरसेक्शन बी लिखा होगा, किसी में बी लिखा होगा। तो ये नाम याद करना जरूरी नहीं है, कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन समझ आना चाहिए आपको, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस समझ आना चाहिए आप। अच्छा खैर, फिर एक आइडम्पोटेंट भी थे ना, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। आइडम्पोटेंट लॉज, आइडम्पोटेंट ये नॉर्मली उस चीज को कहते हो कि एक ऐसा ऑपरेशन जो बार बार आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एडिशन आइडम्पोटेंट नहीं है, अगर आप 2 के अंदर 2 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा वो, फिर 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, चेंज होता रहेगा वो। लेकिन यूनियन जो है ये आइडम्पोटेंट है, आप जितनी दफा भी यूनियन लोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, रिजल्ट जो है वो सिंपल ए के बराबर ही होगा। तो आपने जितनी दफा यूनियन लेना है आप ले लो। इसी तरीके से आपने जितनी दफा इंटरसेक्शन लेना है एक सेट का अपने आप से आप लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। तो ये दो आइडम्पोटेंट लॉज कहते हैं। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर होंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकता, कार्टेशियन के अंदर नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव या आइडम्पोटेंट नहीं है, आप एक ही नंबर को अगर बार बार अपने अंदर ऐड करोगे तो वो चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अच्छा जी, फिर कुछ है कॉम्प्लीमेंट लॉज, कौन कौन सा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली बात है यार कि ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स निकाल देते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर नहीं है, मतलब इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों जो हैं अलग अलग होंगे यहाँ पे। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन यहाँ पे एम्प्टी आ रहा होगा। और अगर मैं आपको बोलूं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनिवर्सल के बराबर है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए निकाल दिए बाकी सब एलिमेंट, और ए का मतलब ए के एलिमेंट। तो बाकी एलिमेंट और ए वाले एलिमेंट का जब यूनिवर्सल यूनियन ले लोगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब ये समझ रहे हैं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझ के आपने सब चीजें चलनी है। और अगर कितनी दफा समझ ना आए तो वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हो, आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करना, फिर इनका यूनियन लेना, आप खुद देखोगे यूनिवर्सल आ रहा होगा। तो वेन डायग्राम से भी हर चीज प्रूव हो सकती है। इसी तरीके से इसको वैसे डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं, कि जब एक सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये उसी के बराबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप बाकी जगहों पे भी देखोगे कि जब एक मैट्रिक्स का आप इनवर्स लो और दोबारा इनवर्स लो, या अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और दोबारा आप ट्रांसपोज लो, तो ये बाकी पोर्शन में मैथ के अंदर भी ये चीज फॉलो होती है। और भी काफी एग्जाम्पल है, मेरे ध्यान में आ नहीं रही, कि जब एक चीज को आप 2 दफा करोगे ना, इसी तरह कॉन्जुगेट में देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लिया और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लोगे तो वो वही ओरिजिनल आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, हो गए। आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, जब बात हो रही है तो चलो दोबारा बता देते हैं। आइडेंटिटी लॉस कौन कौन से हैं भाई, ए के अंदर जब आप एम्प्टी सेट का यूनियन लोगे तो वो ए रहेगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल से लोगे तो वो ए के बराबर रहेगा। तो ये आइडेंटिटी हमने देखे थे कल। और आखिरी है
इनको आप कहते हो डोमिनेंस लॉ। अच्छा, इनके नाम जो है ना, ये सब लॉजिक एक पोर्शन है मैथ का, ये वहां पे असल में यूज होते हैं। लॉजिक अगर अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, बाद में अगर मौका मिला तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं पहले देखना चाह रहा हूँ कि जो असल चीज तो खत्म हो जाए ना, जो सिंध बोर्ड का सिलेबस है पूरा। और लॉजिक ऐसा पोर्शन है जो इतना फेवरेट नहीं होता यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए उसको हम जरा बाद में देखेंगे अगर टाइम मिला तो। ये टर्मिनोलॉजीज वहां से सारी आई हुई होती है। डोमिनेंस लॉज कौन कौन से? सिंपल है, ए यूनियन यूनिवर्सल। आपको पता है यार कि यूनिवर्सल इतना बड़ा सेट है कि अगर आप उसका यूनियन ले लो ए से, उसको क्या फर्क पड़ेगा? ए के ऑलरेडी सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, तो यूनिवर्सल के बराबर ही आएगा। और दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। आपको पता है ए और एम्प्टी सेट के दरमियान कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, जब एम्प्टी के अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो रिजल्ट में आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ये सब लॉज हैं जो मैंने आप लोगों को बताने थे। कोई सवाल यहां तक किसी का है तो पूछ लो। इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है जो कि फेवरेट है, जिनको आप कहते हो थ्योरम्स। ये काफी पूछ रहे होते हैं थ्योरम्स, नाम जो भी देना है दे दो। एमसीक्यू असल में समझ लो हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एमसीक्यूज में काफी फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब इनको सॉल्व करने के बच्चों वही दो तीन तरीके हैं। या तो अगर आपसे कोई लेफ्ट हैंड साइड पूछ रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ए यूनियन यूनिवर्सल पूछ रहे हैं आपसे, तो एक तरीका क्या होता है, आप रैंडमली, अगर दो सेट की बात की जा रही है ना ए और बी की, तो आप रैंडम कोई भी सेट एलिमेंट्स आप लेट कर लो, कोशिश करो ओवरलैपिंग हो। क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक ये डिस्कस करोगे ना तो फिर प्रूफ करने में कि मसला हो सकता है। ओवरलैपिंग डिस्कस करो। मैंने भी कितनी एग्जाम्पल में ओवरलैपिंग कंसिडर करता था कि ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, बी के अंदर है 2 3। तो जब आपने अपनी तरफ से लेट करना हो तो कोशिश करो दोनों सेट को ओवरलैपिंग करो, और उसके बाद जो सवाल आपसे बोला हुआ प्रूफ करने को वो आप चेक करके देख सकते हो। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है वेन डायग्राम बना के देख लो। वेन डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पूरी चीज किसके बराबर है। जैसे कल हमने इस चीज की वेन डायग्राम बनाई थी, तो जब आप इसकी वेन डायग्राम बनाओगे तो आप इस नतीजे में पहुंचोगे यार ये a माइनस बी के बराबर है। तो वेन डायग्राम से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। या अगर आप इनके ए और बी को कुछ अपनी तरफ से लेट करते और फिर ये सॉल्व करते, तब भी आप इस नतीजे पे पहुंचते कि a माइनस बी के बराबर है। तो डिफरेंट तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। या तीसरा तरीका क्या होता है कि आप सोच के करो। जैसे मैं सोच के बता रहा था, लॉजिकल चल रहे होते हैं कि यार ए के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं, तो यार उनका यूनियन तो यूनिवर्सल ही होगा। इस तरह भी आप कर सकते हो। बहरहाल जब एग्जाम्पल आएंगी तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। सबसे पहली चीज क्या है कि ए और बी जो है ना, ये हमेशा सबसेट होते हैं ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी में बच्चों ए और बी के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो हमेशा आप ये बात बोल सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। इसी तरीके से बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट यहां पे मौजूद होते हैं, तो आप इनको सबसेट बोल सकते हो। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट होता है ए और बी का। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद होंगे और वो बी के अंदर भी मौजूद होंगे, तभी तो आप उनको कॉमन कह रहे हो ना। तो सबसेट की यही तो डेफिनेशन थी कि अगर इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो ये सबसेट है इसका। तो याद रखना हमेशा इंटरसेक्शन जो है वो सबसेट ए और बी का होता है। इसी तरीके से ए और बी जो है ना वो सबसेट होते हैं यूनियन के। ये बड़ी काम की चीज है, इनको याद रखना सही तरीके से। यहाँ पे एक और चीज आती है, वो कहां पे लिखी हुई है मैंने, तो यहाँ पे मैंने शायद लिखी भी नहीं है। वो यही चीज होती है कि अगर सबसेट वाला केस होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर ए सबसेट है बी का, तो अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। ये आपने ऑलरेडी ऊपर बातें देखी हुई है सारी, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि जब ए सबसेट हो ना बी का, तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि ए यूनियन बी क्या है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो याद रखो, जब सबसेट वाला केस होता है ना, तो यूनियन के केस में बड़ा सेट आंसर आता है। हाँ, बी आता है। यूनियन के केस में क्या आंसर आएगा? जो बड़ा सेट है। बड़ा कौन सा है? बी है इसमें से। और इंटरसेक्शन के केस में कौन सा सेट आएगा? जो छोटा है, ए है। तो सबसेट वाले केस में ए यूनियन बी बी के बराबर होगा और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होगा। अब इसका रट्टा नहीं मानना, पेपर में अगर कंडीशन चेंज कर दी कि बी सबसेट है ए का, तो जरा लॉजिकल बात को समझना जो मैंने समझाई है पूरी। और वैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन इसको इस तरह मेमोराइज भी कर सकते हो कि जब सबसेट वाला केस होता है तो यूनियन के केस में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन के केस में छोटा सेट आता है। तो इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या अगर आप सोच के करो तब भी आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी इनके बराबर हो। अच्छा, इसी तरीके से ए माइनस बी के काफी फॉर्मूले होते हैं। ए माइनस बी को डिफरेंट अंदाज में लिखा जाता है। तो अगर एमसीक्यूज में जस्ट इतना एमसीक्यूज आ जाए ए माइनस बी किसके बराबर है, तो डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला आंसर कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इन सबको प्रूव कर सकते हो आप लोग।
अच्छा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये बराबर है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के, ये भी दूसरा आंसर हो सकता है। तीसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये बराबर है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। अच्छा, इसको मेमोराइज करने का कोई भी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ए माइनस बी आप मेमोराइज करो। पेपर में अगर ये आ जाए तो मैंने वही बताया कि आप एग्जाम्पल लेट करो। आपने ए और बी अपनी तरफ से लेट कर लिया, ठीक है, आप सबसे पहले ए माइनस बी कैलकुलेट कर लोगे, ए माइनस बी आपके पास कुछ आ जाएगा। फिर आप ऑप्शंस में जाओगे, सब ऑप्शंस को बारी बारी कैलकुलेट करोगे, जिसमें आपको आंसर इसके बराबर मिल जाएगा तो आप समझ जाना वो राइट ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं कि आपने मेमोराइज करना है, लेकिन ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये वो चीजें जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बता दो। जैसे ये वाली चीज तो मैंने आप लोगों को कल वेन डायग्राम से भी बताई थी, इसको भी आप समझ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। ए माइनस बी के अंदर कौन सा एलिमेंट्स होता है जो सिर्फ ए के अंदर है, बी वाले एलिमेंट को आप हटा देते हो ना यहां से, तो इसका मतलब भी तो वही है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है, ये होगा ना। यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट में एलिमेंट्स होंगे या तो वो ए के एलिमेंट्स होंगे या वो यूनिवर्सल के एलिमेंट होंगे, यही होगा ना, क्योंकि बी के तो एलिमेंट आपने हटा दिए। तो जब आप उनका इंटरसेक्शन लोगे ए से, तो आपको रिजल्ट में सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, ए के एलिमेंट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि बी के तो पहले आपने हटा दिए थे। तो जब ए का इंटरसेक्शन आप इससे लोगे तो आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, सिर्फ ए वाले मिलेंगे। तो इसका मतलब भी तो यही होता है कि सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स। तो इस तरह बात को समझ भी आप सकते हो, मैंने डिफरेंट तरीके बता दिए, हर चीज तो मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, डिफरेंट तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लॉजिकल लेके समझो तो आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये मैंने एक साथ करवा देते। अच्छा, एक और दो पॉइंट आते हैं कि ए माइनस बी जो है वो किसका सबसेट होता है, वो ए का सबसेट होता है, क्योंकि आपको पता है ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ए वाले होते हैं, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होंगे। मतलब ए माइनस बी में ए से कुछ एलिमेंट कम ही करते हो ना आप, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो 1 2 ले लिया आपने ए के अंदर, क्या हुआ, आपका ग्रीन वाली लाइट नहीं जल रही। जल्दी जल्दी तो नीचे हुई होगी इसलिए नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो a माइनस बी के अंदर क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट में 2 कैंसिल हो जाएगा ना, पीछे 1 बचेगा। तो याद रखो a माइनस बी के रिजल्ट में जो आंसर आएगा ना वो a वाले एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कुछ कम होंगे ना, क्योंकि कुछ आपने कैंसिल कर दिए होंगे, तो रिजल्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे तो a, लेकिन कुछ कम हो सकते हैं। वो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार कुछ कम हुए या नहीं हुए, हमें बस इतना पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो एक एलिमेंट होंगे, इतना हमें पता है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो सबसेट है a का, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर तो मौजूद होंगे, कोई बाहर वाला एलिमेंट यहां पे नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बोला जाए बी माइनस ए, तो बी माइनस ए सबसेट होगा बी का, बी माइनस ए में सिर्फ बी के एलिमेंट्स होंगे, मतलब यहां पे मौजूद होंगे ऑलरेडी। अच्छा जी, फिर अगर सवाल आपसे बोले कि भाई ए माइनस एम्प्टी सेट, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा, एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं तो आप कुछ कैंसिल ही नहीं करोगे। और अगर आपको बोले ए माइनस ए बताओ, तो ए माइनस ए क्या होगा, सिंपल एम्प्टी के बराबर हो जाएगा। ये तो खैर काफी बच्चों ने। अच्छा जी, उसके बाद ये तो मैंने यहाँ पे दोनों बता दिए हैं, ये तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये स्टूडेंट है कोई बता सकता है तो देखते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी, इसका रिजल्ट आप लोगों को लगता है क्या होगा। उसके बाद है, सोचो जरा इस पे, ए यूनियन बी। एक्सीलेंट, ए यूनियन बी होगा। क्यों, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए वाले एलिमेंट्स, बी वाले एलिमेंट्स। तो यहां पे यही तो हो रहा है, देखो बी, इसमें बी वाले एलिमेंट्स तो सारे आ गए, और ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए वाले एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप बात को समझो तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स दो किस्म के होते हैं ना, या तो वो ए के अंदर होंगे या वो बी के अंदर होंगे। तो कॉमन वाले भी होते हैं, लेकिन कॉमन का मतलब क्या है कि या तो ए के अंदर या बी के अंदर, इनके बाहर तो कुछ नहीं होगा ना। तो इस एग्जाम्पल में भी तो वही चीज लिखी हुई है, ए माइनस बी में ए वाला कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा, तो उसका मतलब ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स तो होंगे सारे के सारे। इसी तरह बी में सारे के सारे बी के एलिमेंट्स होंगे। तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो रिजल्ट में आपको ए यूनियन बी मिल रहा होगा। अगर मजीद बात समझनी है तो एग्जाम्पल लेट करो और देखो लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा होगा। इसी तरीके से इसमें अगर सोचो ए माइनस बी का मतलब है, हाँ नल सेट होगा। ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट्स, और जब आप उनका इंटरसेक्शन लोगे बी से तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा,
क्योंकि बी के एलिमेंट्स तो सारे कैंसिल कर दिए होंगे आपने, तो रिजल्ट में आपको एम्प्टी मिल रहा होगा। ये वो चीजें काफी एमसीक्यू, अब देखो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर कौन सा है, अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे ख्याल में, लेकिन आप समझ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है समझना। वेन डायग्राम से तो आप समझ सकते हो कैसे। इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर मौजूद है, तो फिर बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद होंगे। इसको मैं इस तरह समझा सकता हूं कि अगर वेन डायग्राम से चलो देखते हैं, सबसेट वाला केस कैसे बनता है, ये बी है और इसके अंदर क्या होगा, ए होगा, तभी आप कहोगे ए सबसेट है बी का। अब वेन डायग्राम जब आप यहां पे बनाओगे तो इसकी सिंपल वेन डायग्राम है। अब अगर हम बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या होगा, सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट का शेड ये होगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। और अगर मैं यहां पे बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करो, तो ए के बाहर वाला, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये होगा। तो अगर आप देखो बड़ा वाला हिस्सा कौन सा है, बड़ा वाला हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट का है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट वाला ऑलरेडी आ गया है, मतलब ये बड़ा वाला हिस्सा पूरा ए कॉम्प्लीमेंट का है, और जो छोटा वाला शुरू में आपने हिस्सा किया था वो बी कॉम्प्लीमेंट का था। तो कहने का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहां पे क्या मौजूद है, बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप क्या बोलोगे कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मजीद समझना है तो आप एग्जाम्पल लेट करो और सॉल्व करो, ए को आप सबसेट लेना बी का, और फिर जरा सॉल्व करके देखना, आपको खुद ही बात समझ आती। अच्छा जी, ए सबसेट है बी का, देन अच्छा ये भी हो सकता है। इसको जरा देखो कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। ये मैंने शायद ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, हाँ ये ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो गई थी बात, पहले मैंने यहाँ पे बताई थी शायद मैंने। बस सबसेट और प्रॉपर सेट में थोड़ा फर्क होता है। ये कंडीशन ना, एक काम करते हैं, इसको इस तरह कर दो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह मैं बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं इस तरह। उसकी वजह है कि अगर यहाँ पे आप सबसेट करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक केस होता। स्पेसिफिक केस कौन सा, जिसमें इम्प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए और बी आपस में इक्वल है। तो अगर आप जनरलाइज बात करोगे ना कि ए सबसेट है बी का, तो उसका मतलब इम्प्रॉपर वाला केस भी आ जाएगा यहाँ पे। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो जब ए और बी आपस में बराबर हैं, तो ए यूनियन बी बी के बराबर भी हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अगर ऑप्शन में बी और ए लिखा हो तो बात गलत हो जाएगी ना, दोनों ऑप्शन ठीक होने चाहिए। तभी इस एग्जाम्पल को हम बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं कि यार अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, अब हमें कंफर्म पता है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं हो सकते, ए छोटा ही होगा बी से। तो अब आप ये गारंटी से बोल सकते हो ए यूनियन बी बी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दो ताकि इसमें एम्बिग्यूटी जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जरा इसको ट्राई करो आप लोग, ये किसके बराबर आएगा। ए हाँ ए के बराबर है। अच्छा इसको जरा ट्राई करो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ ये इक्वल कब होंगे। कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसपे सब इक्वल हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है जरा उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं। पहले देखो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स वो ए के अंदर भी होंगे, वो बी के अंदर भी होंगे। अच्छा ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, सिर्फ ए के एलिमेंट्स, मतलब ए के एलिमेंट्स कुछ कैंसिल आपने किए होंगे जो बी के अंदर मौजूद होंगे ना। तो हुआ क्या, यहां पे जो ए माइनस बी के रिजल्ट में जो आपको सेट ए मिलेगा ना, उसमें एलिमेंट्स होंगे सारे ए के, लेकिन कुछ एलिमेंट कैंसिल हुए हुए होंगे, क्योंकि वो कॉमन होंगे ना, जो बी के अंदर मौजूद होंगे वो आपने कैंसिल कर दिए होंगे। तो ये पूरी चीज ए के बराबर नहीं होगी, ए से छोटी होगी, क्योंकि आपने कुछ कैंसिल किए हुए थे। कौन से कैंसिल किए थे, कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल किए थे। तो आपने क्या किया, आपने इनका यूनियन ले लिया कॉमन एलिमेंट से, मतलब जिन एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे कैंसिल किया था आपने यूनियन ले लिया उन्हीं कॉमन एलिमेंट से। उसका मतलब जिस ए को पहले आपने कैंसिल किया था, दोबारा आपने वही एलिमेंट्स उसके अंदर डाल दिए, उसका मतलब ए जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये वही बात है, पहले आप एक चीज को कैंसिल करो फिर दोबारा आप ऐड कर दो, तो बात वही हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों एक नल सेट होगा ना इनमें से। दोनों इक्वल होंगे ना, नहीं, दोनों इक्वल होंगे। नल सेट वाले में तीसरी कंडीशन नहीं होगी।
सर यहाँ पर ऐसा होगा कि एलिमेंट्स जो है वो सेम हो तो दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है हाँ अगर वो एलिमेंट्स इक्वल सेम वाली, हो तो। हाँ आपसे पहले के स्टूडेंट ने बोल देता है इक्वल वाली, सही बात है। एम्प्टी वाली सही नहीं होगी, एम्प्टी वाली कहा तुम्हें बता रहा हूँ, वो यहाँ पे तो वैलिड है, यहाँ पे वैलिड हो सकती है नहीं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो एक एम्प्टी है, तो क्या ये दोनों चीजें बराबर होंगी? नहीं, ए यूनियन एम्प्टी ये ए के बराबर होगा और ये एम्प्टी के बराबर होगा, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह ये भी बराबर नहीं होगी। तो अगर अलग अलग बात की जाए ना, तो तुम इस कंडीशन के बारे में बोल सकते हो कि यार अगर इनमें से कोई एक एम्प्टी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ इसकी बात की जाए। लेकिन बाकी दो में ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए, वैसे पेपर में ना सवाल अलग अलग आता है, मैं एक साथ करवा रहा हूँ। पेपर में सवाल सिर्फ इतना आएगा कि ये बराबर कब होंगे, तो एक ही कंडीशन है इनके बराबर होने की। चलो मैं अलग अलग लिखवा देता हूँ कि इसके बराबर होने की एक ही कंडीशन है कि जब ए और बी आपस में बराबर हो। इसी तरह इनके बराबर होने की एक ही कंडीशन है जब ए और बी आपस में बराबर हो। और इनके बराबर होने की दो कंडीशन है, दो लिखवा देते हैं कि जब ए और बी आपस में बराबर हो या ए और बी में से कोई एक एम्प्टी सेट हो। आप लिख दो ए और बी, लिख दो कि ए या बी में से, ए और बी का मतलब इन दोनों में, क्योंकि अगर दोनों एम्प्टी हैं तो तब भी एक ही बात है, एम्प्टी आएगा। जब दो एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन तो वैसे ऑब्वियस सी बात है एम्प्टी होगा। सर लेकिन आपने अगर इनमें से, नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है? ओ सॉरी, अगर इनमें से कोई एक भी एम्प्टी है ना, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका एम्प्टी होगा, चाहे आप ए क्रॉस बी करो या चाहे बी क्रॉस ए करो, फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो अलग अलग मैंने चलो बता दिया आप लोगों को। कॉमन चीज क्या है कि जब भी ए और बी बराबर होगा तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये कॉमन चीज है। अच्छा जी, अब एक आखिरी है, वो क्या है? ए यूनियन बी किसके बराबर है? अच्छा, वही ए यूनियन बी को अगर आप पूरा क्लासिफाई करो ना, अलग अलग से बताओ, तो इसके अंदर तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए के अंदर मौजूद है, वो एलिमेंट्स जो सिर्फ बी के अंदर मौजूद है, बी माइनस ए का मतलब सिर्फ बी के एलिमेंट्स, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट्स। और जब आपने कॉमन तो निकाल दिए ना, इसमें भी सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी सिर्फ बी के एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन वाले एलिमेंट क्या होते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करो, इन सबका यूनियन ले लो। तो जब इन तीनों चीजों का आप यूनियन लोगे तो ये बेसिकली किसके बराबर है? ये बराबर है ए यूनियन बी। तो मैंने बताया था तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं उसके। तो थ्योरम वाली कहानी हमारी कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब वैसे तो हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए, अब मैं कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट मजीद जो है ना वो एक साथ सर 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 एक्सक्यूज मी सर, आपने पॉइंट नंबर 10 ए यूनियन की वापस बताएगा, आपने किस तरह इसको फॉर्म किया पूरा? फिर मैं कह रहा हूँ ए यूनियन बी में पहले मुझे बताओ तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? सर अभी तो कुछ नहीं पता। नहीं, मैं कल से बता रहा हूँ, परसों जब से क्लास हुई तब से बता रहा हूँ मैं कि यूनियन ए यूनियन बी की अगर आप बात करो तो तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। ये मैंने वेन डायग्राम से भी बार बार बात बताई है कि भाई वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए के अंदर मौजूद है, वो एलिमेंट्स जो सिर्फ बी के अंदर मौजूद है, और वो एलिमेंट्स जो कॉमन है इनके दरमियान। इन तीनों चीजों को यूनियन लेके लिखा हुआ उन्होंने। ये जो ए वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप इस तरह लिखोगे। अब ए माइनस बी का मतलब ये क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैं बहुत दफा बता चुका हूं। इसी तरह ये जो सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप लिखोगे बी माइनस ए करके, और ये जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। तो इन तीनों रीजन का अगर आप यूनियन ले लोगे तो ओवरऑल पूरा रीजन आ जाएगा जो कि बराबर होता है ए यूनियन बी। अगर अभी नहीं ठीक समझ है आया सर, तो एक्सप्लेन हो गया, नहीं एक्सप्लेन हो गया, ओके समझ आ गया, थैंक यू सर। अब अच्छा, एक दो कुछ टॉपिक है, मतलब एक तो काफी वही वाला है, कॉम्प्लीमेंट वाला है कि अगर आपको सवाल में इस तरह दे दें कि यार क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो पता होनी चाहिए। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रैशनल। रेशनल। रैशनल को कर रहा होता है, और क्यू प्राइम इरेशनल को करता है। तो अगर रैशनल और इरेशनल का यूनियन लोगे तो रियल ही आएगा। रियल नंबर्स। इसी तरीके से ये पूछा जा सकता है क्यू और क्यू प्राइम का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं, नल सेट। एम्प्टी होगा। भाई कुछ भी, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रैशनल भी हो और जो इरेशनल भी हो। अच्छा, इनको आगे पीछे करके भी पूछ सकते हैं यार, देख लेना कि अगर आर माइनस क्यू आपसे पूछ लें, रियल नंबर में से रैशनल निकाल दो तो क्या बचेंगे? इरेशनल बचेंगे। तो इस टाइप के एमसीक्यूज भी आ सकता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो कि पंजाब बोर्ड में है नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज मेंशन की हुई है। ये कहाँ मेंशन की हुई है? ये उन्होंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेंशन की हुई है, जब उन्होंने प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल नंबर है। इसके प्रूफ के अंदर मेंशन की हुई है, वहां मुझे नजर आई है, और मुझे कहीं नजर नहीं आई, शायद और भी हो सकती है कहीं, सिंध बोर्ड में कहीं भी नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो समझने से पहले एक छोटी सी एक और बात है, वो समझोगे आप
वो कॉन्सेप्ट होता है को प्राइम का। इसको आप को प्राइम भी कहते हो, या आप इसको म्यूचुअली प्राइम नंबर भी कहते हो, या इसका एक और नाम भी क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, म्यूचुअली प्राइम नंबर, या को प्राइम नंबर, ये होते क्या है? देखो प्राइम नंबर के बारे में तो आपने पढ़ा है ना। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं दो कि जिनके दरमियान सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि 1 हो। अब ये काफी बुकिश डेफिनेशन है जिसको आप HCF कह देते हैं। HCF अगर याद हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसे दो नंबर जिनके दरमियान एक ही कॉमन फैक्टर हो। अब सवाल है कि फैक्टर का क्या मतलब है, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ को प्राइम नंबर कौन कौन से। अच्छा, को प्राइम में ऐसे नंबर भी आ जाते हैं जो कि कंपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल हम किसको डिस्कस करें, हम 8 को डिस्कस करते हैं और 15 को डिस्कस करते हैं। अब ये दोनों बजाते खुद कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आप एक साथ अगर बात करो तो को प्राइम बोलेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि को प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? कि HCF जो है ये 1 होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स इनके दरमियान एक ही कॉमन फैक्टर हो, बस 1, और कोई कॉमन फैक्टर ना हो इनके दरमियान। जैसे 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 8 का 1 होता है, 8 का फैक्टर 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। अब ये फैक्टर मालूम करना बड़ा आसान तरीका, इतना मुश्किल नहीं है। 8 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, दो ही तरीके है ना। तो 4 नंबर जो है सब क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। इसी तरह अगर 15 के निकालो, 15 का एक होगा 1, एक होगा 3, एक होगा 5, एक होगा 15। तो आप देखो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है? एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1 है बस, और कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? 8 और 15 जो है वो यहाँ पे क्या कहलाए जाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाए जाएंगे। रिलेटिव प्राइम नंबर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? इसके अंदर एक और भी पॉइंट था, यस 9 और 25। वैसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो, इसकी एग्जाम्पल बनाने का बड़ा आसान तरीका है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो। फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 को प्राइम होंगे, 7 और 8 को प्राइम होंगे, 10 और 11 को प्राइम होंगे। तो कंसेक्यूटिव तो हमेशा को प्राइम होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल आप बनाना चाहो तो बेतहाशा बना सकते हो। तो सारे प्राइम नंबर भी तो होते होंगे ना को प्राइम। हाँ, ये अगली बात ही बताने लगा था कि जितने भी प्राइम नंबर है ना वो सब तो को प्राइम होते ही होते हैं। क्योंकि एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि दो फैक्टर हो, एक 1 और एक उनका अपना आप। तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो प्राइम नंबर आप लेते हो, मैं एक लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 7 और एक लेता हूं 13, तो इनके अगर आप फैक्टर निकालोगे 7 का क्या फैक्टर होगा? 1 और 7। 13 का क्या होगा? 1 और 13। तो कॉमन तो 1 ही आएगा ना इसके अंदर। तो जितने भी प्राइम है वो सब तो को प्राइम होते ही हैं, वो तो कोई अजूबे वाली बात नहीं है। असल बात इसमें है कि जो कंपोजिट है उनको को प्राइम आप कब बोलोगे? जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये होता है को प्राइम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, असल बात मुझे ये नहीं बतानी थी, असल बात तो मुझे रैशनल नंबर से रिलेटेड बतानी थी, लेकिन ये बात पता होगी तो अगली बात आपको समझ आएगी। वो अगली बात ये होती है, हाँ बोलो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं इसका सवाल सुनता हूँ, कोई फालतू ही होगा। बोलो क्या कह रहे हो? सर क्या कह रहा है? तो अगर हम 2 और 8 का सोचें, 2 और 8 के को प्राइम 1 और 2 भी आ रहा है, तो हम फिर भी इसको हम को प्राइम कह भाई सकते 2 और हैं? 8 को किसने बोला है कि तुम को प्राइम बोलोगे? इनके दरमियान 1 हाईएस्ट तो नहीं है, 2 हाईएस्ट है इनके दरमियान कॉमन फैक्टर। 2 का भी 2 फैक्टर है और 8 का भी 2 फैक्टर है, तो हाईएस्ट तो 2 हुआ ना इनके दरमियान। तो HCF फिर इसका 2 होगा। मैंने बोला था HCF 1 होना चाहिए, या इसको सिंपल लैंग्वेज में, भाई 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। तुम्हारी एग्जाम्पल में तो 2 कॉमन है इनका, तो फिर कैसे को प्राइम होंगे? अच्छा, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं प्योर रैशनल नंबर। प्योर रैशनल नंबर के नाम से भी आता है, जो मैं बताने लगा हूं आप लोगों को। इसका एक और नाम होता है रैशनल नंबर। अच्छा, एक अलग चीज नहीं है, रैशनल नंबर की एक खास फॉर्म है, रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, वैसे आप जब सुनोगे ना आप लोग कहोगे सर ये क्या बात है बताने वाली, लेकिन इसका असल नाम है कि अगर आपके पास नाम आए तो आप बनाना नहीं ये कौन से रैशनल नंबर होते हैं। भाई ये रैशनल नंबर की सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना 4/6 एक रैशनल नंबर है, लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है। सिंप्लीफाइड क्या होगा? 2/3। ये चीज है बस, नाम देखने में खतरनाक लग रहा है कि रैशनल नंबर की सबसे लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब कि यार इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। या इन अदर वर्ड्स, मैंने एक टॉपिक क्यों बताया था वो ये बताने लगा हूं कि P/Q को आप बोलोगे प्योर रैशनल नंबर उस वक्त जब आप P और Q का HCF निकालोगे ना तो वो 1 आ रहा होगा। मतलब आपने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया होगा कि अब जब आप उसका HCF निकालोगे, मतलब कॉमन फैक्टर निकालोगे, तो वो सिर्फ 1 ही आ रहा होगा, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके अलावा कुछ कॉमन होता तो आप कैंसिल कर देते उससे। जैसे इसमें कॉमन इनका फैक्टर 2 है ना,
4 और 6 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो आपने 2 से कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये जो फॉर्म है इससे मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको आप बोलोगे रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, या बोल सकते हो प्योर रैशनल नंबर है। और वजह क्या है कि HCF जो है वो 1 के बराबर है, या अदर वर्ड ये भी बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ये एक दूसरे के को प्राइम। ये था टॉपिक। सवाल ये था कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। सबसे पहले समझने के लिए आप लोग कहोगे पी 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 बार बार क्या आ रहा है, ये पावर सेट है। सिंपल सवाल पता है क्या, सवाल सबसे पहला क्या है, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ फलाना एलिमेंट्स होंगे, आपको पता होना चाहिए। उनका जब आप दोबारा पावर सेट लोगे तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, और उनका दोबारा पावर सेट लोगे उनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स होंगे। ये सवाल है सिर्फ कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए। तो बता सकता है कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको सॉल्व कैसे करें हम? 1 होंगे। मैं बता देता हूँ, तुम लोग खुद अगर सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। पहली दफा जब कोई चीज देखी जाती है इतना जल्दी होता नहीं है। टीचर इसलिए हीरो बन रहे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हुए होते हैं वो, तो देर लगेगी लेकिन आ जाओगे इस आंसर पे। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। पावर सेट ऑफ एम्प्टी, मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट का जब आप पावर सेट निकालते हो, आइडिया है काफी इसका। आई थिंक पहले इसका 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3। हाँ 1 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, इस तरह होगा। कि जो एम्प्टी सेट का पावर सेट होता है उसमें एक एलिमेंट होता है, वो एम्प्टी सेट खुद होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट है जो कि पावर सेट के अंदर आ रहा होगा। तो छोटी सी चीज जो है ना उसका ये आंसर है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है। जब आप इसका दोबारा पावर सेट लोगे, अच्छा बुक ने, अच्छा एग्जाम्पल में तो ये वाली नोटेशन यूज हुई है ना, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना कि ये पूरी चीज इसके बराबर आई है, इसका मतलब मुझे अब इसका पावर सेट लेना है। सिंपल लैंग्वेज में मुझे इसका पावर सेट लेना है, तो अब इसका पावर सेट कैसे लूंगा मैं? अगेन, जब भी आप पावर सेट बनाते हो तो दो सबसेट तो होते हैं। सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। और दूसरा क्या होता है? सेट अपना खुद होता है। लाइक अगर सोचो, अगर मैं आप लोगों को बोलता कि यार मुझे इसके सबसेट बना के दो, तो 2 के कौन कौन से सबसेट बनेंगे? एम्प्टी और 2 अपना खुद बनेगा, ये दो ही सबसेट बनेंगे ना। तो यही चीज तो यहां पे पूछी जा रही है कि जो सेट है जिसके अंदर फाइल लिखा हुआ है इसके कितने सबसेट बनेंगे? भाई इसका एक सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट, और एक ये अपना आप खुद होगा। यही होगा, मेरे ख्याल में सब एग्री करेंगे इस बात से। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को यहां तक? नहीं है। तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए। और जब तीसरी दफा जब आप पावर सेट लोगे किसका? इसका, तो वही अगेन आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, नंबर ऑफ सबसेट अगर आपने निकालने हो तो कैसे आप निकालते हो? इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट आएंगे? 4 आ रहे होंगे यहाँ पे। और कौन कौन से होंगे दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले एक होगा एम्प्टी सेट। फिर आप क्या करते हो? सबसेट निकालते हुए आप सबसे पहले एम्प्टी लिखते हो, उसके बाद आप एक एलिमेंट कंसीडर करते हो, फिर दो कंसीडर करते हो, इस तरह कर रहे होते हो। तो इस सेट का सबसे पहले मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, ये एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। फिर ये दूसरा एलिमेंट कंसीडर करता हूं, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? दो दो एलिमेंट कंसीडर करते थे, तो अब दोनों एलिमेंट कंसीडर करो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अच्छा ये कंफ्यूजन काफी है, अगर आप ब्रैकेट्स में देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जाहिर सी बात है मैं इतना टाइम आप लोगों को दे नहीं रहा, लेकिन अगर सोचोगे ना तो ये लिखा मैंने बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर सोचोगे ना उसके ऊपर तो आपके ब्रैकेट का खेल वेल सब समझ आ जाएगा। एक आखिरी दफा बता दूं कि ये था ना जिसका आपने सबसेट निकालना था। इस एग्जाम्पल को समझना लोगों को वैसे मुश्किल लग रहा है, वरना इतना मुश्किल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 1, और फॉर एग्जाम्पल इस ये एक सेट है पूरा, इसके आप सबसेट बनाओ। तो सबसेट बनाते हुए इसको आपने एक एलिमेंट कंसीडर करना है, इसी तरह इसको भी एक एलिमेंट कंसीडर करना है। ये एक एक एलिमेंट है ना। तो जब आप सबसेट बनाओगे सबसे पहले तो लिखोगे एम्प्टी सेट, उसके बाद आप पहला एलिमेंट लिखोगे। पहला एलिमेंट 1 है ना, तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट क्या है? ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे? इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ये चीज है जो बच्चे कह रहे हैं कि 2 ब्रैकेट सर ने क्यों लगाई हुई होंगी, वो ये वजह है। इसी तरह आप फिर दोनों एलिमेंट लिखोगे, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसको आपने क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना। इस तरीके से 4 बन रहे होंगे जो यहीं पे मैंने किया है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो सेट आ रहा होगा फाइनली उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 4 होंगे। अब आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि वो एलिमेंट्स नंबर होंगे या सेट होंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है सेट ऑफ सेट, मतलब सेट के अंदर एक और सेट है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, सेट के अंदर सेट मौजूद है, जो आपने पावर सेट के अंदर और पहले भी देखा हुआ है कि पावर सेट जब निकालते हो तो सेट के अंदर एक और सेट मौजूद होते हैं।
तो जरूरी नहीं कि एलिमेंट्स का मतलब कि नंबर्स ही होंगे 1 2 3 होंगे, वो एलिमेंट आप सेट को भी कह सकते हो।